एक छोटे से शहर गोहाना में एक खाली पड़े बिल्डिंग के अंदर से 5 आम आदमियों ने खोद डाला 125 फुट का टनल सीधा बैंक के स्ट्रांग रूम तक और लूट लिए 100 करोड़ के ज्वेलरी बिना एक भी गन शॉट चलाए। लेकिन जब पुलिस ने दिन दिन में केस क्रैक किया तो मास्टरमाइंड महिपाल की मिस्टीरियस डेथ ने एक सवाल छोड़ा। क्या ये परफेक्ट चोरी थी या एक बड़ा राज आज भी जमीन के नीचे छुपा है? ये कहानी है एक ऐसे चोरी की जो बॉलीवुड की किसी भी हाइस्ट मूवी को भी टक्कर दे सकती है। अक्टूबर 2014 में हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के गोहाना टाउन में पंजाब नेशनल बैंक के काबड़ा मिल ब्रांच में एक ऐसी चोरी हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। रॉबर्स ने 125 फुट लंबा टनल खोदकर बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंच गया और 89 लॉकर्स को लूट लिया, जिसमें कैश, ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स थी जिनकी टोटल वर्थ लगा था लगभग 100 करोड़। ये हाइस्ट इतना मेटिकुलसली प्लान था कि पुलिस और बैंक ऑफिशियल्स भी हैरान रह गए। इस स्टोरी में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि यह हाइस्ट कैसे प्लान हुई, कैसे एग्जीक्यूट हुई और इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ डिटेल में। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद देवेश। आज हम आपको सोनीपत बैंक हाइस्ट की पूरी स्टोरी सुनाएंगे पूरे विस्तार से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए जो आपसे मिस ना हो। So subscribe the channel and press the bell icon for future updates। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सोनीपत हरियाणा का एक छोटा सा शहर है जो दिल्ली से कुछ ही घंटे की दूरी पर है। गोहाना टाउन में पीएनबी का काबड़ा मिल ब्रांच एक रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल एरिया में था, ओल्ड बस स्टैंड के पास। यह बैंक 1971 में स्टैब्लिश हुआ था और उसके स्ट्रांग रूम के लॉकर्स काफी पुराने थे, कम से कम 60 से 70 साल पुराने। बिना मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स के इस ब्रांच के आसपास ना कोई सीसीटीवी कैमरास थे, ना ही कोई स्ट्रांग रूम में कैमरास थे, ना ही कोई एडवांस अलार्म सिस्टम और ना ही फ्लोर में स्टील प्लेट्स। यह सब बातें रॉबर्स के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड था महिपाल, एक लोकल रेसिडेंट जो गोहाना के आसपास काटवाल विलेज का था। महिपाल के पास एक अबंडेंट बिल्डिंग थी जो बैंक के बिल्कुल सामने एक नैरो स्ट्रीट के उस पार थी। यह बिल्डिंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, इसलिए कोई वहां रहता नहीं था। महिपाल ने इस बिल्डिंग को अपना बेस बनाया। उसने सोचा कि अगर बैंक के स्ट्रांग रूम तक टनल खोद दिया जाए तो यह एक साइलेंट और अनडिटेक्टेबल तरीका होगा चोरी का। महिपाल ने अपने प्लान में 4 और लोगों को इन्वॉल्व किया, सुरेंद्र, बलराज, सतीश और राजेश। यह सब भी कातवाल विलेज के ही थे और इनमें से किसी का भी मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सुरेंद्र एक पैथोलॉजी लैब चलाता था, राजेश प्रॉपर्टी डीलिंग करता था और सतीश और बलराज फार्मर्स थे। यह लोग 25 से 30 साल के जवान लड़के थे जो शायद पैसों के लालच में या एडवेंचर्स के लिए इस प्लान में शामिल हुए। रॉबर्स ने बैंक के आसपास के एरिया को थ्रू आउट रेकी किया। उन्होंने बैंक के लेआउट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और डेली रूटीन को क्लोजली ऑब्जर्व किया। बैंक के स्ट्रांग रूम का फ्लोर सिर्फ 8 इंच थिक कंक्रीट का था, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी वीक था। इसके अलावा बैंक के पास कोई मोशन सेंसर्स या अलार्म्स नहीं थे स्ट्रांग रूम में, और सीसीटीवी कैमरा भी सिर्फ बैंक के बाहर के एरियाज में लगे थे। यह सब इंफॉर्मेशन महिपाल और उसकी टीम ने केयरफुली कलेक्ट की। उन्होंने यह भी देखा कि बैंक वीकेंड पर बंद रहता और मंडे सुबह तक कोई स्ट्रांग रूम चेक नहीं करता, इसलिए उन्होंने सैटरडे नाइट को चोरी के लिए परफेक्ट टाइम चुना। उनका प्लान था कि टनल के थ्रू स्ट्रांग रूम तक पहुंच जाए, लॉकर्स को ब्रेक किया जाए और बिना किसी शोर या सस्पिशन के वापस निकल जाया जाए। टनल खोदना कोई छोटा काम नहीं था। महिपाल ने अपने अबंडेंट बिल्डिंग से बैंक के स्ट्रांग रूम तक 125 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 7 फुट डीप टनल प्लान किया। इसके लिए उन्होंने कैलकुलेशंस की कि कैसे टेलीफोन केबल्स, वाटर लाइंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को डैमेज किए बिना टनल खोदा जाए। यह एक इंजीनियरिंग मार्वेल था, क्योंकि टनल इतना प्रिसाइज था कि एक भी यूटिलिटी लाइन नहीं टूटी। उन्होंने यह भी प्लान किया था कि टनल का काम सिर्फ रात में होगा ताकि कोई सस्पिशन न हो। बिल्डिंग के विंडोज को ब्लैकआउट किया गया ताकि अंदर का काम बाहर से न दिख सके। यह प्लानिंग 2 महीने से ज्यादा चली, जिसमें उन्होंने टूल्स, मैन पावर और टाइमिंग को परफेक्ट किया। टनल खोदने का काम 40 दिन तक चला। हर रात महिपाल और उसके 4 अकॉम्प्लिसेस अबंडेंट बिल्डिंग में इकट्ठा होते थे। उन्होंने हेवी आयरन रॉड्स, स्पेड्स और ट्रॉवेल्स का यूज किया टनल खोदने के लिए। यह काम इतना साइलेंट था कि पास के रेसिडेंशियल एरिया में किसी को शक भी नहीं हुआ। हर दिन सुबह होते ही वह काम बंद कर देते और बिल्डिंग को लॉक करके चले जाते। टनल 6 फुट अंडरग्राउंड था और इसकी हाइट 3 फुट थी, जिसे रॉबर्स क्रॉल करके आगे बढ़ सके। उन्होंने मिट्टी को बिल्डिंग के अंदर ही स्टोर किया। 2 रूम्स भर दी मिट्टी से ताकि बाहर कोई एविडेंस न दिखे। यह दिखाता था कि कितनी प्लानिंग के साथ यह काम किया गया। चोरी के लिए सैटरडे नाइट चुनी गई क्योंकि बैंक फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक बंद था। रात के लगभग 7 बजे रॉबर्ट्स अपने फाइनल फेज में इंटर हुए।
उन्होंने टनल के एंड पर स्ट्रांग रूम के फ्लोर को ब्रेक किया, जो सिर्फ 8 इंच ठीक कंक्रीट का था। इसके लिए उन्होंने जैक और स्टील कटर्स का यूज किया और काम इतना साइलेंट था कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को भी कोई शक नहीं हुआ। स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने 350 लॉकर्स में 89 को टारगेट किया। यह लॉकर्स पुराने थे और मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर्स के बिना थे, इसलिए उनको ब्रेक करना बहुत ही आसान था। उन्होंने स्टील कटर्स और जैक्स का यूज किया लॉकर्स को खोलने के लिए। कैश वॉल्ट में 17 लाख थे, लेकिन उन्होंने उसे टच नहीं किया, शायद क्योंकि लॉकर्स में ज्वेलरी और हाई वैल्यूएबल आइटम ज्यादा अट्रैक्टिव थे। चोरी के बाद उन्होंने अपना लूट गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी और कुछ कैश बैग्स में पैक किए और टनल के थ्रू ही वापस निकल गए। पूरा ऑपरेशन 6 घंटे में कंप्लीट हुआ और सुबह तक कोई एविडेंस नहीं छोड़ा गया। मंडे सुबह अक्टूबर 27, 2014 को बैंक मैनेजर देवेंद्र मलिक ने बैंक खोला और स्ट्रांग रूम चेक किया। जब वो अंदर गया तो उनके फोर्स टूट गए। फ्लोर में एक बड़ा सा होल था और 89 लॉकर्स खुले हुए थे। उनके कंटेंट्स गायब थे। मलिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और सोनीपत पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड हुआ। पुलिस ने देखा कि टनल एक एबंडेंट बिल्डिंग से स्टार्ट हुआ था जो बैंक के सामने थी। बिल्डिंग के अंदर 2 रूम्स मिट्टी से भरे हुए थे और एक ब्लेड के अलावा कोई और टूल नहीं मिला। यह दिखाता था कि रॉबर्ट्स कितने केयरफुल थे, उन्होंने अपने टूल्स भी अपने साथ ले गए थे। अब बैंक कस्टमर्स जिनके लॉकर्स लूटे गए थे वो सारे गुस्से में थे। उन्होंने बैंक्स पर एलिगेशन लगाया कि स्ट्रांग रूम के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हुए थे, नो स्टील प्लेट्स, नो सीसीटीवी, नो अलार्म्स। कस्टमर्स ने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की बैंक ऑफिसर के खिलाफ और कोर्ट जाने का प्लान बनाया। हरियाणा पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई, हेडेड बाय डीआईजी विवेक शर्मा। एसआईटी ने एबंडेंट बिल्डिंग से इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्द ही महिपाल और उसके अकाउंटिस पर शक गया। थर्सडे अक्टूबर 30, 2014 को पुलिस ने सुरेंद्र और बलराज को लात विलेज के आउटस्कर्ट से अरेस्ट किया और शाम तक सतीश भी पकड़ा गया। राजेश, जो एक ड्रग रिलेटेड केस में पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता था, अभी भी फरार था। पुलिस ने इन तीनों से 38.91 केजी गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी और 60,000 कैश रिकवर किया। लेकिन शॉकिंगली उसी दिन शाम को महिपाल की बॉडी पानीपत बुहाना हाईवे पर उसकी कार में मिली। पुलिस ने क्लेम किया कि उसने पॉइजन खाकर सुसाइड किया, शायद अरेस्ट के डर से। लेकिन महिपाल की डेथ अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि यह सुसाइड नहीं है बल्कि फॉल प्ले हो सकता है। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने नोविस क्रिमिनल्स, जिनमें से किसी का भी मेजर क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, इतना एलाबोरेट हाइस्ट कैसे पुल ऑफ कर सकते हैं। टनल का खोदना, यूटिलिटीज को डैमेज न करना और साइलेंट एग्जीक्यूशन, यह सब प्रोफेशनल लेवल का काम था। पुलिस ने शक जताया कि शायद कोई आउट ऑफ स्टेट गैंग का हाथ हो, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। चोरी के बाद बैंक कस्टमर्स ने प्रोटेस्ट किया और बैंक के पुअर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठाए। पुलिस ने 10 लाख का रिवार्ड अनाउंस किया था इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन केस जल्दी क्रैक हो गया। रिकवर किया गया लूट 38.91 केजी ज्वेलरी और थोड़ा कैश कस्टमर को वापस दिया गया, लेकिन पूरा 100 करोड़ का लूट कभी फुली रिकवर नहीं हुआ। कैश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मिसिंग है। महिपाल की डेथ ने केस में एक ट्विस्ट ऐड किया। पुलिस ने ऑफिशियली सुसाइड कहा, लेकिन लोकल्स और मीडिया में स्पेकुलेशन थी कि शायद उसे किसी ने एलिमिनेट किया ताकि केस के सीक्रेट्स कभी बाहर नहीं आ पाए। राजेश, चौथा एक्यूज्ड, कभी नहीं पकड़ा गया और उसका क्या हुआ ये भी एक मिस्ट्री है। बैंक ने अपने सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर काफी क्रिटिसिज्म फेस किया। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक स्ट्रांग रूम का फ्लोर रीइंफोर्स होना चाहिए था, लेकिन यह सब नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद पीएनबी और दूसरे बैंक्स ने अपने सिक्योरिटी मेजर्स को अपडेट करना शुरू किया। मीडिया ने इस चोरी को बॉलीवुड मूवी धुन से कंपेयर किया, क्योंकि उसमें भी एक सिमिलर टनल चोरी दिखाया गया था। यह चोरी इतना सेंसेशनल था कि इसने देश भर में डिस्कशंस छेड़ दी। लोग यह सोचने लगे कि क्या रियल लाइफ क्राइम्स और मूवी से इंस्पायर्ड होने लगे हैं। इसके अलावा यह चोरी एक रिमाइंडर था कि इंडियन बैंक के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अपडेट करने की जरूरत है। कस्टमर का ट्रस्ट बैंक्स पर कम हुआ और लोगों ने अपने वैल्यूएबल्स को बैंक लॉकर्स में रखने के पहले 2 बार सोचना शुरू कर दिया। सोनीपत बैंक रॉबरी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मेटाकुलस प्लानिंग की। रॉबर्स ने 2 महीने से ज्यादा टाइम लिया प्लानिंग में और उनका एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट फ्लॉलेस था, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती, एबंडेंट बिल्डिंग का यूज ने उन्हें पकड़ा दिया। यह दिखाता है कि कितना भी परफेक्ट टाइम क्यों ना हो, एक छोटी सी मिस्टेक सब बर्बाद कर सकती है। पुलिस की क्विक रिस्पांस और एसआईटी का काम भी कमेंडेबल था। उन्होंने 3 दिन में केस क्रैक कर लिया, जो एक बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन महिपाल की मिस्टीरियस डेथ और राजेश का फरार होना यह सवाल छोड़ता है कि क्या यह केस पूरी तरह से सॉल्व हुआ है या कुछ सीक्रेट्स अभी भी छुपे हैं। तो गाइज, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सोनीपत बैंक रॉबरी एक ऐसा क्राइम था जो अपनी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और ऑडासिटी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक बेकअप फल था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए और एक कहानी जो बॉलीवुड के स्क्रीन राइटर्स के लिए इंस्पायरेशन बन सकती है। महिपाल और उसके टीम ने एक इम्पॉसिबल सा दिखने वाला प्लान बनाया, लेकिन आखिर में लॉ इन्फोर्समेंट और थोड़ी सी बैड लक ने उन्हें हरा दिया।
तो ये थी पूरी कहानी सोनीपत बैंक हैश की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल किसी और स्टोरी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।